जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 8 है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। जंगल में क़याम एक बर्फबारी की शाम। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो है ये पोइट है, अमेरिकन पोइट है। 1874 में पैदा हुए और 1963 में फौत हुए। ये जो पोइम है बहुत मशहूर क्लासिकल पोइम है जिसको हम पढ़ेंगे। हर पोइम का ना, जब भी पोइम लिखी जाती है या उसको पढ़ा जाता है उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे इस पोएम के अंदर हम देखेंगे एलिट्रेशन की टेक्निक है, इमेजरी है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। तो हम देखेंगे कि इस पोएम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज हुई है और साथ साथ इसकी हम ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। अगरचे ट्रांसलेशन पेपर में नहीं आएगी लेकिन इसको समझने के लिए इजी हो जाएगा। दूसरी पैराफ्रेजिंग आपके पेपर में आएगी, वो भी हम करेंगे और इसमें इसकी समरी भी करेंगे। पहला मैं स्टैंजा पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको पढ़िए। Whose words these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here, to which his words will fill up with snow. अब बस पढ़ो उसको जाके, ऊंची पढ़िएगा यहाँ से। Those wood these are, I think I know. This house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. नहीं, दोबारा पढ़ा जरा। Whose words these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his birds fill up with snow. Those wood these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. ठीक हो गया। ये है जी, ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ। अगरचे इसका घर गांव में है, अगरचे इसका घर गांव में है, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा, ना ही अपना बर्फ से भरा जंगल देखने आएगा। Whose words, किसके जंगल हैं? There, these are, ये I think I know, मैं जानता हूँ। His house, उसका घर मतलब मालिक का, is in the village, गांव में है। दो अगरचे, he will not see me stopping here, वो नहीं देख रहा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow, और ये भी देखने के लिए नहीं आएगा कि उसका जो जंगल है वो बर्फ से ढका हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग। My little horse must think it's queer. Queer का मतलब होता है strange. My little horse must think it's queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse का मतलब छोटा सा घोड़ा है। Must think, वो सोच रहा होगा, it's queer कि ये बड़ी अजीब बात है। To stop कि रुक जाए, without a farmhouse near, कोई farmhouse नहीं है, नजदीक नहीं है। Between the woods and frozen lake, woods कहते हैं जंगलात को, frozen lake कहते हैं जमी हुई झील को। The darkest evening of the year, जो कि साल की सबसे ज्यादा तारीक रात है। जी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। He gives his harness bells a shake to ask if there's some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. पढ़ो बेटा उज़ैर। He gives his harness bells a shake to ask if there's some mistake. The only other the sweep of easy wind and downy flake. बहुत अच्छा, ठीक है शाबाश। He gives his harness, बेटा हार्नेस कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, हार्नेस एक जो है ना वो जो घोड़े के ऊपर जो जेन होती है, काठी होती है, सैडल होता है, उस सब को जो है ना वो हार्नेस कहते हैं। उस हार्नेस के साथ कुछ लगी हुई बंधी हुई घंटियां होती हैं। तो शेक का मतलब हिलाना होता है, वो अपनी सांस की घंटियों को हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये जानने के लिए, पूछने के लिए कि उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, लेकिन और आने वाली मजीद आवाजें तो बस किसकी हैं? इजी विंड, हल्की हवा की, एंड डाउनी फ्लेक्स, डाउनी फ्लेक्स कहते हैं बर्फ के नरम गालों की है। तो ये जो ना चलना, स्वीप के बहुत से मतलब होता है। स्वीप का मतलब होता है तेज चलती हरकत को भी कहते हैं, स्वीप स्विश साउंड को भी कहते हैं। तो यहाँ पे चलने की हवा, चलने की आवाज को कहते हैं। दी ओनली अदर्स, बाकी जो आवाजें सारी वो तो बस हल्की हवा और बर्फ के नरम गालों के चलने की है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इसमें देखिए राइमिंग स्कीम चेक करें।
डीप और कीप दोनों मिल रहे हैं, स्लीप और स्लीप दोनों मिल रहे हैं, इसको ए और बी भी राइमिंग स्कीम कहते हैं, तो इसलिए इसको गाया भी जा सकता है। द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. पढ़ो मर इसको इधर से। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जी बिल्कुल। जंगल कहता है दिलकश और घना है, दिलकश खूबसूरत, दिलकश गहरा और खूबसूरत है, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, सोने से पहले मुझे मीलों मुसाफत तय करनी है और मुझे कुछ वादे निभाने हैं। ठीक है जी, ये है जी। अब हम इसकी जल्दी से इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पैराफ्रेजिंग है बेटा पहले की, whose words these are I think। इसकी बेटा जी पैराफ्रेजिंग चेक करें, आपको ये पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर या पैराफ्रेजिंग आती है या समरी आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द स्पीकर थिंक्स अबाउट who owns the words that he or she is passing through and is fairly sure of knowing the landowner. However, the owner's home is far away in the village, and thus he is physically incapable of seeing the speaker pause to watch the snow fall in the forest. Number 2 में second stanza में the speaker thinks his or her horse must find it strange to stop so for any signs of civilization. Indeed, they are surrounded only by the forest and the frozen lake on the longest night of the year. The horse shakes the bells on its harness. The horse shakes the bells on its harness as if asking if the speaker has made a mistake by stopping. The only other sound besides the ringing of these bells is that of the wind and falling snowflakes. The only other sound besides the ringing of these bells is that of the wind and falling snowflakes, which the speaker likens to the feathers of goose down. The speaker finds the words very alluring, alluring का मतलब होता है दिलकश, drawn both to their darkness and how vast and all encompassing they seem. However, the speaker has obligations to fulfill elsewhere. Thus, though he or she would like to stay and rest, the speaker knows there are many more miles to go before that will be possible. Ladies की ना इसमें जो alliteration बड़ा चेक करें, मैंने बताया था alliteration क्या होती है। Alliteration का मतलब होता है एक लाइन के अंदर जो साउंड रिपीट हो रही है। बेटा दो तरह की साउंड होती है, बेटा याद रखिएगा। कितने साउंड होती है? और एक होती है कॉन्सोनेंट और एक होती है वाउल। बेटा कॉन्सोनेंट साउंड वो होती है जो माउथ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे अगर मैं लफ्ज बोलता हूँ वुड्स, वुड्स में डब्ल्यू साउंड है ना, वुड्स, ये आपने दांतों को अपने होंठों के साथ आवाज निकाली है वुड्स। तो डब्ल्यू साउंड में डब्ल्यू साउंड में आपके ये आपका जो है ना वो जो साउंड है ये आपकी कांस्टेंट है। आप जब लफ्ज बोलते हैं पब्लिक में जो प साउंड है, प साउंड, ये भी आप स्टॉप करके बोलते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं ना ए, आप बोले जरा ए में आपकी साउंड कहीं माउथ में रुकी नहीं है, वो बाहर निकल आई है बगैर किसी रुकावट के, उसको वाउल साउंड कहते हैं। तो एक लाइन में सेम कांस्टेंट साउंड आ रही है उसको बेटा एलिक्वेशन बोलते हैं, और अगर वाउल साउंड सेम आ रही हो तो उसको एजोनेस बोलते हैं। याद रखने की बात। तो ये देखें हिज हाउस के अंदर हिज भी एच से हो रहा है और हाउस भी एच से आ रहा है, ये एलिक्वेशन होती है। अगली साउंड में ही विल नॉट सी, देखें स्टॉपिंग है, ही हेयर, ही भी एच से आ रहा है, हेयर भी एच से आ रहा है, और सी और स्टॉप दोनों एस के साथ आ रहे हैं, स्टॉप और सी। इसके बाद टू वॉच हिज वुड्स, देखो वॉच और वुड्स, वॉच भी डब्ल्यू से आ रहा है, वुड्स भी डब्ल्यू से आ रहा है। और इसके बाद विद और स्नो, ये देखें टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, सारे डब्ल्यू से तीन वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी इसको कहते हैं हम एलिट्रेशन। माई लिटिल हॉर्स, इसमें देखें माई और मस्ट जो है वो भी इसी तरह का आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद आप देख लें कि नेक्स्ट हम देखते हैं जी कौन सा आ रहा है। He gives his, अब देखो he gives his harness, तीन वर्ड आ रहे हैं, he, his, harness, he, his, harness, और the only other sounds, the sweep, इसमें only other sound और sweep s और s इकट्ठे आ रहे हैं। The woods are lovely, dark and deep, dark और deep के साथ बड़ी alliteration हो रही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें इमेजरी का जिक्र भी आएगा, वो हम आगे कर लेंगे। मैंने आपको इमेजरी बताया था, इमेजरी क्या होता है?
कि जब हमारे ज़हन में कोई लफ्ज़ बोलता हूँ, मैंने कहा डार्क डीप वैली, तो आपके ज़हन में वैली आ जाती है। जब मैं कहता हूँ फ्रोजन लेक, जमी हुई झील, तो ज़हन में आता है नहीं आता? तो आपने जो झील देखी होती है वो जमा देते हैं उसको, आपने ज़हन में पिक उसको इमेजरी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके साथ मैं आपको जल्दी से हम इसकी समरी पढ़ देते हैं। समरी में हम देखते हैं कि क्या कुछ है। दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑन द थीम ऑफ विंटर एसोसिएटेड विद लोनलीनेस, पीस एंड डेथ. द स्पीकर वाज ट्रैवलिंग विद हिज हॉर्स and then he stopped with the words close to the neighbor's house. He was quite enchanted with the snowflakes and the tranquility of his surroundings. All of a sudden his horse became curious about their stay as he found no farmhouse nearby. According to the speaker, it was the darkest evening of the year. Between the woods and the frozen lake, the horse rang his harness bells so to ask a question from his master. The surrounding was engulfed with so much serenity that one could only hear the sound of the chilly wind and the snowflakes falling down from the gloomy sky. The speaker found himself in love with the beauty and calmness of the ambience around. बेटा ambience कहते हैं इर्द गिर्द के माहौल को. अब खास तौर पे रेस्टोरेंट का जो माहौल होता है उसको ambience कहते हैं. हम कहते हैं इसकी ambience बहुत अच्छी है. The ambience around him, but he had to keep his promise to return back to his home before sleep time. And he knew the fact very well that it will take miles to reach his home. So he made a decision with a heavy heart to go back to his home. ठीक है जी, ये बेटा जिसकी हमारी समरी हो गई है. हम अगली वीडियो के अंदर अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे